Welcome students. In today's lecture we are going to start the second stanza of the poem Ode to Autumn written by John Keats. So फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि पोइट जो हैं ऑटम सीज़न की जो ब्यूटी है उसे डिस्क्राइब करते हैं और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो रीडर्स के लिए लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू कीट्स जो ऑटम सीज़न है वो सीज़न में फ्रूट्स राइप होने का टाइम होता है और ये काम कौन कर रहा है? ऑटम और सन मिलकर ये काम करते हैं. और ऑटम जो है उसको क्लोज फ्रेंड ऑफ सन कहा गया है पोएम में कीट्स के द्वारा. वाइन्स आर ओवरलोडेड विद फ्रूट्स. जो वाइन्स होती हैं, लताएं जो होती हैं, उनको फ्रूट्स से लोड कर दिया जाता है. कौन से सीज़न में? ऑटम में. ओके. एंड ट्रीज़ आर लोडेड विद एप्पल्स. जो एप्पल ट्रीज़ हैं उन पे बहुत से एप्पल्स जो हैं वो आने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं ऑटम सीज़न में. एंड पम्पकिन्स गेट बिगर इन साइज इन ऑटम सीज़न एंड हेज़लनट्स आर फिल्ड विद स्वीट कर्नल इन दिस सीज़न. हेज़लनट्स जो होते हैं उनका जो इनर पार्ट है वो भी फिल करने लगता है ऑटम की सीज़न में. एंड इट हेल्प्स टू ब्लूम सर्टेन फ्लावर्स. ऑटम जो है वो हेल्प करता है कुछ एक फ्लावर्स को खिलने में, टू प्रोवाइड नेक्टर फॉर द बीज. ताकि बीज को जो है नेक्टर मिलता रहे, उनको उनका फूड मिलता रहे, जिससे कि वो हनी फॉर्म करती हैं. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. Who hath not seen thee oft amid thy store? So in the second stanza of the poem, poet personifies the season of the autumn and Keats asks a rhetorical question, who has not seen you in the middle of your store. Rhetorical question क्या होता है? जहाँ पे पोइट आपसे आंसर नहीं मांग रहा है, सिर्फ उसकी इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हुए अपनी बात को एम्फेसाइज कर रहा है. ओके. Who has not seen thee oft amid thy store? Who hath means has, not seen thee. Thee means you. Oft means often. Often means प्राय, अक्सर. ओके. amid का मतलब होता है in the middle, बीच में. thy store means जो ग्रेन्स को स्टोर करने का जो प्लेस होता है उसके लिए आया है. ओके. in the second stanza poet personifies this season. personification मैं आपको बता चुकी हूँ. personify करना दैट मीन्स किसी नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ पर्सन ट्रीट करते हो. ओके. सो इन द सेकेंड स्टैंजा कीट्स इज पर्सोनिफाइंग द सीजन ऑफ ऑटम. ओके. एंड कीट्स आस्क अ रिटोरिकल क्वेश्चन, हु हैथ नॉट सीन यू इन द मिडल ऑफ योर स्टोर. एवरीवन हैज सीन यू ऑफन in the middle of your store of grains. कीट्स कह रहे हैं कि तुम्हें हर किसी ने तुम्हें कहाँ देखा है? in the middle of your store of grains. grains क्या होता है? अनाज के लिए आया है. store of grains जहाँ पर आप अनाज इकट्ठा करते हैं उस जगह पे तुम्हें अक्सर देखा जा सकता है in the middle of your store of grains. okay. sometimes whoever seeks abroad may find thee means you, sitting careless on a greenery floor. We can easily find you sitting carelessly. carelessly means बेपरवाह ढंग से on the floor of a greenery. greenery जो होता है, greenery is a store house of grains. जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता है उसे greenery बोलते हैं. ओके. सो पोइट कह रहे हैं कि तुम्हें अक्सर देखा जा सकता है केयरलेसली सिटिंग. कहाँ पर? ऑन द फ्लोर ऑफ ग्रेनरी. ग्रेनरी क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. ओके. दाई मीन्स योर. हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड. नेक्स्ट ही प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ दिस पर्सन व्हेन हर हेयर इज लिफ्टेड इन द एयर. सो यहाँ इमेजिन कीजिए कि ऑटम को एक पर्सन के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है जिसके हेयर जो हैं वो हवा में लिफ्ट हुए हैं, सॉफ्टली लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड. ओके. ही सेज दैट योर हेयर कैन बी सीन सॉफ्टली लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड. विनोइंग क्या होता है?
Winnowing is a process of separating chaff from the grains. Chaff you can say जो अनाज के ऊपर का भूसा होता है उसको ग्रेन से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे विनोविंग कहते हैं. ओके, सो ही सेज दैट देयर इज अ विंड दैट इज सेपरेटिंग chaff फ्रॉम इट्स ग्रेन्स. जो ऑटम सीजन है उसमें एक विंड जो है वो बह रही है और वो क्या काम कर रही है, ग्रेन्स को उसके शेफ से अलग करने का. शेफ मीन्स भूसा या जो उसकी ऊपरी परत होती है ग्रेन्स की, अनाज की जो ऊपरी परत होती है उसको उससे अलग करने का काम कर रही है. एंड इट सीम्स एज इफ दिस विनोइंग विंड इज लिफ्टिंग योर हेयर सॉफ्टली इन द एयर. और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो विनोइंग विंड है इसकी वजह से तुम्हारे जो बाल हैं वो सॉफ्टली लिफ्ट हो रहे हैं. कहाँ पर? हवा में. ओके, or on a half-reaped furrow sound asleep, or you can be seen asleep on a half-reaped furrow. Reaped means कटिंग ऑफ द क्रॉप. रीप मीन्स होता है काटना. फसल को जो काटने की जो एक्टिविटी होती है उसको रीपिंग बोलते हैं. ओके, एंड फरो मीन्स लॉन्ग नैरो लाइन्स मेड इन द ग्राउंड बाय अ यू कैन से प्लो. जो हल होता है, प्लो मीन्स हल. ओके, हल होता है खेतों में जब उसको चलाते हैं जो लाइंस जो बन जाती हैं उसको फरो बोलते हैं. जो लॉन्ग और नैरो लाइंस होती हैं जो हल बनाने से जो ग्राउंड पे बन जाती है उसको फरो कहते हैं. ओके, ऑन हाफ रिप्ड फरो साउंड. साउंड मीन्स बहुत अच्छे तरीके से. अस्लीप यानी सोना. That means you can be seen asleep on a half-reaped furrow. Autumn is personified as a reaper. Reaper means फसल काटने वाला. Who started reaping, but after half reaping a furrow, he felt roused with the fume of poppies. Poppies means अफीम जिसको कहते हैं. ओके, सो अफीम की जो खुशबू थी, फ्यूम जो है यहाँ खुशबू के लिए आया है. अफीम की खुशबू से जो ऑटम है जिसको कि उसने एक रीपर के रूप में पर्सोनिफाई किया है इन लाइंस में, तो कीट्स कह रहे हैं कि जब उन्होंने फसल को काटना शुरू किया तो उन्होंने उसको हाफ रीप किया था. उस फरो को उन्होंने हाफ रीप किया था. हाफ रीप किया था मतलब आधी ही कटने के बाद वो क्या करते हैं, फ्यूम्स ऑफ पॉपीज़ की वजह से, यानी कि अफीम की जो महक आ रही थी, अफीम की जो खुशबू है उसकी वजह से उनको ड्राउजी फील होने लगता है. ड्राउजी मीन्स नींद आने की जो अवस्था होती है. ड्राउज्ड मीन्स नींद आने वाला जो स्टेट है उसको ड्राउजिंग बोलते हैं. तो आधा रीप करने के बाद फील्ड में फरो मीन्स जो मैंने बताया कि यू कैन से प्लो के द्वारा जो लाइंस हल जो चलाते हैं खेत में उसके बाद जो लाइंस खेतों में बन जाती हैं उसे फरो कहते हैं. ठीक है, उसमें उन्होंने हाफ रीप करने के बाद फ्यूम्स ऑफ पॉपीज़ की वजह से वो ड्राउजी फील करने लगा. कौन? ऑटम. ऑटम को ही पर्सोनिफाई किया गया है रीपर के फॉर्म में. ओके, वाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स. और जो रीपर है, जो ऑटम अभी हमारे सामने रीपर की तरह प्रेजेंट किया गया है, उन्होंने वाइल दाई हुक, हुक जो होता है उसको जिससे हम फसल काटते हैं उस टूल को कहा गया है हुक. ओके, वाइल दाई हुक स्पेयर्स. स्पेयर्स मीन्स छोड़ देना. द नेक्स्ट स्वेथ. स्वेथ जो टर्म है वो होती है जैसे कोई ब्रॉड स्ट्रिप होती है ना क्रॉप की, फसल की कोई लंबी पंक्ति या पट्टी जिसे कहते हैं वो स्वेथ कहलाती हैं. ओके, तो फसल को काटते समय उन्होंने आधी कटने के बाद पॉपीज़ की खुशबू की वजह से नींद की अवस्था में वो धीरे धीरे जाने लगा और बाकी जो हिस्सा था उन्होंने उसको स्पेयर कर दिया. स्पेयर मीन्स छोड़ देना. स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ. जो अगली पंक्ति थी फसल की उसने उसको बिना काटे ही छोड़ दिया. एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स. और उसके सभी जो ट्वाइंड मीन्स कोइल्ड फ्लावर्स जो थे पॉपी के उनको भी उन्होंने स्पेयर कर दिया और उसको बिना कटे हुए छोड़कर उन्होंने सोना शुरू कर दिया. किसकी बात हो रही है? ऑटम की. ऑटम ही यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है रीपर की फॉर्म में. रीपर कौन? फसल काटने वाला. ओके,
thy hair lifted by the winnowing wind। पहले कीट्स कहते हैं कि तुम्हें देखा जा सकता है किसी भी ग्रीनरी फ्लोर पर जहाँ पर विनोविंग विंड से, जो हवा चल रही है उससे तुम्हारे जो हेयर हैं वो सॉफ्टली लिफ्ट हो रहे हैं एयर में। ओके, और या तुम्हें कहाँ देखा जा सकता है, ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड अस्लीप, किसी भी आधी काटी हुई फसल की पंक्ति के पास बहुत ही अच्छी नींद में सोते हुए तुम्हें देखा जा सकता है ना। ड्राउज्ड विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, और वो स्लीप किस लिए हुई है, ड्राउज्ड यानी कि वो नींद की पोजीशन में चले गए हैं, विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, जो अफीम है उसकी खुशबू की वजह से। ओके, वाइल दाई हुक, और इसीलिए तुमने क्या किया है, ऑटम ने क्या किया है, वाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ, इसीलिए तुमने अगली जो पंक्ति है, अगली जो स्वेथ है उसको बिना काटे ही छोड़ दिया है। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और उसके सभी कॉइल्ड फ्लावर्स को भी एज इट इज छोड़ दिया है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden hand across a brook। So in next line, autumn is personified as a gleaner। gleaner who gathers the crop। gleaner कौन होता है, जो कि कटी हुई फसल को इकट्ठा करता है। ओके, सो नाउ ही इज personified as gleaner। ऑटम को पर्सोनिफाई कर दिया गया है ग्लीनर के फॉर्म में। ओके, अब एक और इमेज आपको कीट्स आपके सामने रख रहे हैं। हियर इन दिस इमेज अ ग्लीनर who is carrying a bundle of crop upon his head and crossing a brook। ब्रूक जो होता है वो छोटा पानी का झरना जो होता है उसे ब्रूक कहते हैं। ओके, तो इमेज आपके सामने क्या रखी है कीट्स ने, एक ग्लीनर है जिसने फसल के बंडल को अपने हेड के ऊपर कैरी किया हुआ है। ओके, जो फसल कटी हुई है उसका बंडल उन्होंने अपने हेड पे कैरी किया हुआ है, और उसके बोझ से वो स्टीडी दाई लेडन हेड, लेडन हेड क्यों कहा है, क्योंकि वो भारी बंडल उन्होंने अपने सर पर उठा रखा है। स्टीडी यानी कि वो अभी भी अपने आप को बैलेंस करते हुए जा रहा है। वो पर्सन ग्लीनर कहाँ जा रहा है, अक्रॉस द ब्रूक, वो किसी ब्रूक को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ओके, सो इमेज में क्या दिखाया है, एक ग्लीनर है जिसने अपने हेड पे बंडल ऑफ क्रॉप को कैरी किया हुआ है एंड क्रॉसिंग अ ब्रूक, और जो कि क्या क्रॉस कर रहा है, एक छोटा सा झरना। एंड हु इज ट्राइंग टू कीप हिज हेड स्टडी वाइल क्रॉसिंग द ब्रूक, और जो कि ब्रूक को क्रॉस करते टाइम अपने हेड को स्टडी रखने की कोशिश कर रहा है। स्टडी यानी स्थिर जिसे हम कहते हैं। ओके, स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक, ब्रूक मीन्स छोटा पानी का झरना। Or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hour by hour। cider press की आप जो पिक्चर है आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। So and we can find you sitting near a cider press very patiently and watching the process of oozing from the cider press। oozing means बूंद बूंद टपकना। ओके, यहाँ जो है एक इमेज, जो लास्ट इमेज कीट्स ने दी है वो ये है कि उसको ऐसे एक पर्सन के रूप में बताया है जो कि किसी साइडर प्रेस के पास में पेशेंस के साथ में बैठा है। साइडर प्रेस क्या है, जिसकी इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एप्पल्स होते हैं उसको इस साइडर प्रेस में डालकर एप्पल्स का जूस निकाला जाता है, जिससे कि एक तरह की शराब बनाई जाती है। ओके, तो जो ऑटम है उसको पर्सोनिफाई किया गया है ऐसे पर्सन के रूप में जो कि कहाँ पर है, किसी साइडर प्रेस के पास पेशेंटली बैठ के उसको वॉच कर रहा है। और क्या देख रहा है, लास्ट ऊजिंग्स ऑयर बाय ऑवर, घंटों तक वो क्या देखता रहता है, ऊजिंग यानी कि जो एप्पल्स के जूसेस की जो बूंदें टपक रही हैं उसको वो घंटों तक वहाँ पर बैठ के देख रहा है। ओके, ये लास्ट इमेज है किसकी, ऑटम को पर्सोनिफाई करते हुए, जो ऑटम हमारे सामने कीट्स ने जो हमारे सामने रखी है, ऑटम की एक लास्ट इमेज। ओके, सो इन जो सेकंड स्टांजा था उसमें पहले जो कीट्स हैं वो ऑटम को एक ऐसे पर्सन के रूप में प्रेजेंट किए हैं जो कि ग्रीनरी फ्लोर पर बैठा हुआ आप देख सकते हैं। फर्स्ट ही प्रेजेंट्स ऑटम एज ए पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर एंड हुज हेयर आर
softly lifted by the winnowing wind. Okay, and then it is presented in the form of a reaper and then as a gleaner. पहले वो रीपर की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, फिर ग्लीनर की फॉर्म में भी उसको प्रेजेंट करता है. And in the last lines, autumn is presented in the form of a person who is watching the oozing process by a cider press. Okay. This is the third stanza of the poem. Where are the songs of spring? यहाँ फिर से एक rhetorical question है. Where are the songs of spring? A. Where are they? So Keats, now in this last stanza, he talks about the music of autumn. He asks a question, where are the songs of spring? He says that do not think about the songs of spring. क्योंकि स्प्रिंग सीज़न को बहुत ही हैप्पीनेस, लाइवलीनेस वाला सीज़न माना जाता है, उसी के म्यूज़िक को भी बहुत ही ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाता है. तो कीट्स कह रहे हैं कि स्प्रिंग का जो म्यूज़िक है उसके बारे में मत सोचो क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है. डू नॉट थिंक अबाउट दैट. ओके, द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग बिकॉज ऑटम हैज़ इट्स ओन म्यूज़िक. थिंक नॉट ऑफ दैम, दाउ हैज़ द म्यूज़िक टू. हैज़ मीन्स हैज़. यहाँ वो कह रहे हैं ऑटम से कि स्प्रिंग के म्यूज़िक के बारे में मत सोचो बिकॉज यू हैव योर ओन म्यूज़िक. क्योंकि ऑटम का खुद का एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक होता है. ऑटम हैज़ इट्स ओन म्यूज़िक. While barred clouds bloom the soft dying day, at the time of evening, you can see barred clouds. Barred clouds, यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं क्लाउड्स की, इसे मैकरल स्काई बोलते हैं. यहाँ पर आपको क्लाउड्स जो हैं वो बार की फॉर्म में दिखेंगे. ओके, so at the time of evening when there are barred clouds everywhere in the sky and when they seem to touch the stubble plain, bloom the soft dying day. Soft dying day means this is the time of evening and touch the stubble plains with rosy hue. स्टबल क्या होता है उसकी भी इमेज आप स्क्रीन पे नीचे वाली इमेज देख रहे हैं, वो स्टबल प्लेन है. ओके, स्टबल होता क्या है? शॉर्ट स्टम्प्स ऑफ कॉर्न लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर हार्वेस्ट. जब फसल कट जाती है उसके बाद जो उस फसल का जो निचले हिस्सा जो होता है बचा हुआ, वो हार्वेस्ट के बाद का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको स्टबल बोलते हैं. ओके, एट दिस टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन यू कैन सी द बार्ड क्लाउड्स एवरीवेयर इन द स्काई. बार्ड मीन्स मैकरल स्काई जो होता है शाम के वक्त. ऐसा क्लाउड जब हम ऑटम के सीज़न में देखते हैं एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू. और ये जो स्काई है, ये जो बादल है, वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि वो स्टबल प्लेन को टच कर रहे हों. ओके, स्टबल प्लेन क्या होता है? जो फसल कटने के बाद जो ग्राउंड पे बचा हुआ हिस्सा है फसल का, जो पार्ट नीचे वाला पार्ट जो बच जाता है उसको स्टबल बोलते हैं. प्लेन यानी जो खेत की बात हो रही है या जो फील्ड जहाँ पर वो क्रॉप थी. ओके, विद रोजी ह्यू, जो शाम के वक्त का रोजी वेदर होता है. ह्यू मीन्स कलर, रोजी मीन्स रोज़ जैसा. जो रेडिश कलर जो एक स्काई में आ जाता है, पोइट उसकी बात कर रहे हैं. कौन से सीज़न में? ऑटम के सीज़न में शाम के वक्त में मैकरल स्काई होता है, जो बार्ड क्लाउड्स दिखाई देते हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो स्टबल प्लेन को टच कर रहे हैं. उस समय क्या होता है? देन इन अ वेलफुल कॉयर. वेलफुल मीन्स सैड, choir means song. The small gnats mourn among the river shallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies. Now he says, at the time of evening, when you can hear sad songs of the small gnats. Gnats जो होते हैं एक तरह के कीड़े होते हैं. ओके, उनका साउंड, उनका मोर्नफुल साउंड आपको सुनाई देता है. कौन से टाइम पे? एट दी सॉफ्ट डाइंग डे. ऑटम में शाम के वक्त आपको उनकी आवाज़ आराम से सुनाई दे सकती है. ओके, एंड देन वी कैन हियर मोर्नफुल सॉन्ग ऑफ दीज gnats हु आर सिंगिंग अमंग द रिवर सैलोज. रिवर सैलोज मीन्स रिवर के अंदर जो सैलोज की ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ ऑफ विलो ट्री को यहाँ सैलोज ट्रीज बोला गया है. ये जो gnats हैं इनकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? किसी रिवर में विलो ट्री है जहाँ पर ये जो कीट पतंगे होते हैं
जिसको हम gnats बोल रहे हैं, उनका मॉर्निंग साउंड, मॉर्निंग यानी बड़ा दुख भरा जो साउंड है वो तुम्हें सुनाई देता है। कौन से सीज़न में? ऑटम में। और कौन से समय पर? इवनिंग के टाइम पर। ओके। अमंग द रिवर सैलोज बोर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। साउंड ऑफ दीज gnats आर कैरिड बाय द विंड। ओके, जैसे हवा चलती है वो जो साउंड है gnats का वो भी अपने साथ कैरी करते हुए आती है। ओके, एंड व्हेन विंड लिव्स इट कैरीज द साउंड टू द ग्रेट हाइट। बोर्न अलोफ्ट मीन्स उस विंड के साथ अगर हवा तेज चलते हुए आ रही है तो वो साउंड आपको तेज सुनाई देगा। द साउंड wind carries the sound of the gnats to the great height, and when the wind dies the sound seems to be sinking along with that। और जैसे ही हवा एकदम मंद होने लगती है, जो साउंड है इन कीट का वो भी सिंक होता हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे जैसे हवा का जो भी स्पीड है, मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनका साउंड सुनाई देता है, जो कि कभी ज़्यादा और कभी कम सुनाई देता है। ओके, अगर विंड तेज़ है तो इनका साउंड हमें तेज़ सुनाई दे रहा होता है, और कभी कभी वो डूबता हुआ, सिंकिंग, कम सुनाई देता है। वो अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो कीट्स कहना चाह रहे हैं कि जो ऑटम का जो म्यूज़िक है, कौन कौन सा म्यूज़िक हमें सुनाई देता है वो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, और वो कब सुनाई दे रहा है वो टाइम भी हमें बता रहे हैं। जो उनका कहना है कि शाम के वक्त पे, सॉफ्ट डाइंग डे, शाम के वक्त में, ऑटम में का जो सीज़न है उसमें हमें शाम के वक्त पे कौन से साउंड सुनाई देते हैं? जबकि बार्ड क्लाउड्स हैं, कहाँ पर? स्काई में एकदम बार्ड क्लाउड्स, मैकेरल स्काई है और एकदम रोज़ी ह्यू है, एकदम रेडिश सा वेदर है, और शाम का वक्त है। उस समय हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats मोर्न। जो छोटे छोटे gnats हैं उनका मॉर्निंग साउंड हमें, मोर्न यानी दुख भरा जो सॉन्ग है हमें सुनाई देता है। और ये जो सॉन्ग है वो विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो कभी कभी सिंक होता है, या फिर बॉर्न अलोफ्ट, या फिर किसी हाई ग्रेट हाइट पे हमें सुनाई देता है। यानी कभी कभी तेज़ सुनाई देता है और कभी कभी सिंक होता हुआ धीमे सुनाई देता है, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ विंड। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉन्ड। इसके अलावा कौन कौन से साउंड्स हैं? फुल ग्रोन लैम्स, लैम्स यानी मेमना जिसको कहते हैं। फुल ग्रोन लैम्स आर ब्लीटिंग, ब्लीटिंग होता है मिमियाना जो कहते हैं ना, जो उसका साउंड होता है लैम्ब का, उसको ब्लीटिंग बोलते हैं। ओके, दे आर ब्लीटिंग लाउडली फ्रॉम हिली बाउंड्री। हिली बाउंड मीन्स बाउंड्री, किसी हिल से किसकी आवाज़ सुनाई देती है आपको शाम के वक्त? लैम्ब की। लैम्स आर ब्लीटिंग लाउडली फ्रॉम हिल। इसके अलावा किसका साउंड है? हैज क्रिकेट्स सिंग। हैज क्रिकेट्स क्या होते हैं? ग्रास होपर जो होते हैं, टिड्डे जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रास होपर्स। हैज क्रिकेट्स जो है उनकी भी साउंड आपको सुनाई देगी किस समय पे? शाम के टाइम पर। ओके, इसके अलावा द रेड ब्रेस्ट विसल्स। रेड ब्रेस्ट जो है उसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक तरह का पक्षी होता है। उसकी विसल्स यानी उसके साउंड आपको विसल की तरह सुनाई देगी। ओके, जो रेड ब्रेस्ट बर्ड है वो भी कहाँ से उसकी आवाज़ आ रही है? गार्डन क्रॉफ्ट, जो ये गार्डन है वहाँ से उसकी आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। किसकी? रेड ब्रेस्ट बर्ड की, विच इज़ सिंगिंग इन द सॉफ्ट ट्रेबल। सिंगिंग नाउ, सिंगिंग विथ सॉफ्ट ट्रेबल। ट्रेबल जो होता है एक हाई पिच वॉइस होती है, इसीलिए कीट्स कह रहा है कि इसकी जो रेड ब्रेस्ट की जो आवाज़ है वो विसल की जैसे सुनाई दे रही है। ओके, और ये कहाँ से सिंग हो रही, सिंगिंग कहाँ से कर रहा है? गार्डन क्रॉफ्ट से। किसी भी गार्डन है जहाँ पे जो कि बाउंड्री, गार्डन की बाउंड्री है, वहाँ से उसकी एनक्लोज्ड कोई एरिया है गार्डन का, किसी बगीचे का, जहाँ से इस रेड ब्रेस्ट पक्षी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कौन से टाइम पर? इवनिंग के टाइम पर। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और इसके अलावा कौन सा साउंड हमें सुनाई दे रहा है? गैदरिंग स्वेलोज। स्वेलोज क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। दे आर ट्विटरिंग, उनका चहचहाना, ट्विटर मीन्स
चहकने की जो आवाज़ है इन द स्काईज। दैट मीन्स इसके अलावा और कौन कौन से साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं? द बर्ड्स आर ट्विटरिंग इन द sky. So all of these sounds are beautiful music of the autumn season. Okay. So here ends the poem. Thank you so much.